नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और होली के मौसम में साथियों सराबोर होंगे आप सभी। तो मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो भाई, हमें पता है कि तुम होली खेल रहे हो और होली की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखना बहुत ही आवश्यक है। क्या भाई? पढ़ाई भी जारी रखना है, पढ़ाई भी, त्योहार भी। क्यों? क्योंकि पेपर भी नजदीक रहेगा और पेपर में गलती नहीं करनी है। सपनों का जो तुमने भाई साहब समुंदर देखा है ना, उस समुंदर में अब क्या करना है भाई? तो कश्ती ले जाने का समय आ गया है। तो मैं अमित सभी मित्रों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर एक शानदार सेशन में, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बने हुए हैं, दीप लगातार ही बने रहते हैं। इसके अलावा पंकज जी हैं, इसके अलावा पूजा हैं, रवि कुमार मिश्रा हैं, लड्डू राजपूत हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लासेस को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, आप सभी की तैयारी को लेकर चलेंगे। और सभी बच्चों, एक बार सेशन को दमदारी से शेयर कर दो, एक बार सेशन को बहुत अच्छे से शेयर कर दो साथियों, क्योंकि हम सभी, आपको पता है कि हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार यहां पर कंटेंट पर। तो आइए भाई शुरू करते हैं। और देखिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है? क्या है? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है। अब देखो, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान की बात करें तो आपको पता, आपसे पूछा क्या क्या जाता है? पहला सवाल कि यह बताइए, ये जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है, अगर पूछा जाए कि ये बताइए पूर्वांचल का, क्या भाई, पूर्वांचल का जो प्रथम प्राणी उद्यान है, क्या है? पूर्वांचल का प्रथम प्राणी उद्यान अगर तुमसे सवाल पूछा जाए तो क्या बताओगे? पूर्वांचल का प्रथम प्राणी उद्यान कौन सा है? उत्तर होगा अशफाक उल्लाह खान। क्या भाई? अशफाक उल्लाह खान। अगर पूछा जाए पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान कौन सा है तो क्या बताओगे? अशफाक उल्लाह खान। ध्यान रखना, ये अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है कहां पर? अगर बात करा जाए अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का, कि यह बताइए अशफाक उल्लाह खान ये प्राणी उद्यान है कहाँ पर? तो अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान से याद रखना कि अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर मिलेगा, नोट करना। अशफाक उल्लाह खान जो प्राणी उद्यान है यह कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा, इसको नोट करेंगे कि अशफाक उल्लाह खान जो प्राणी उद्यान है यह कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा भाई साहब गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। और इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान है, उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। ऑप्शन संख्या क्या नोट करोगे? ऑप्शन संख्या नोट करोगे ए। मेरी बात समझो, अगर सवाल पूछा जाए कि यह बताइए यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो इसको नोट करोगे कि नवाब वाजिद अली शाह जो प्राणी उद्यान है ना, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो इसको तुम नोट करोगे कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यह भाई साहब कहाँ पर मिलेगा? तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है, उत्तर क्या होगा? लखनऊ में। कहाँ पर? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? सभी बच्चे ध्यान दें, उत्तर होगा लखनऊ में। अगर पूछा जाए कि क्या कोई कानपुर में भी प्राणी उद्यान है क्या, तो बिल्कुल कानपुर में जो प्राणी उद्यान है इसका नाम है एलन फॉरेस्ट। क्या नाम है? एलन फॉरेस्ट जो प्राणी उद्यान है ये कहाँ पर है? कानपुर में है। तो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, इसको ध्यान रखना, ये कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा कानपुर में, है ना। तो मेरी बात समझो, अगर सवाल पूछा जाए कि यह बताइए नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, इसको नोट करना है, कहाँ पर मिलेगा? वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान मिलेगा कहाँ पर? लखनऊ में। अगर पूछा जाए एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर है, उत्तर क्या हो जाएगा कि एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में। और पूर्वांचल का पहला प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान ये कहाँ पर है? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, ध्यान देना। अगर पूछा जाए कि अशफाक उल्लाह का जन्म कहाँ पर हुआ, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अशफाक उल्लाह खान का जन्म कहाँ पर हुआ था। सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक घटना हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। इस काकोरी ट्रेन एक्शन में अगर देखेंगे 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें समझना कि इस काकोरी ट्रेन एक्शन में हुआ क्या था एक्चुअली। तो इस काकोरी ट्रेन एक्शन में यह हुआ था साहब कि 4
4 लोगों मुख्य आरोपियों को फांसी दी गई थी, जैसे ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद अयोध्या में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। तो याद रखना, इनकी जन्मस्थली पूछी जाती है कि अशफाक उल्लाह खान का जन्म कहां पर हुआ था। तो याद रखोगे अशफाक उल्लाह खान का जन्म कहां पर हुआ। अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके सही उत्तर बताया। क्या बहुत सारे कमेंट करके बच्चों ने सही उत्तर बताया है ना। तो चलो भाई, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गोरखपुर होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या गोरखपुर होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखो, सही सुमेलित युग्म में देखा जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से सवाल समझना, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो नोट करोगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। एक तो यह याद रखना। दूसरा हमसे पूछा जाता है, ये बताइए इसको किस वर्ष, भाई साहब इसको किस वर्ष घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व। तो 1987 में इसको हमने घोषित किया था टाइगर रिजर्व। क्या 1987 में हमने घोषित किया था किस रूप में। तो 1987 में हमने घोषित किया था इसको टाइगर रिजर्व के रूप में। तो 1987 में हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्या बताओगे, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आप देखोगे तो यहां पर दिखाई देगा कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी टाइगर रिजर्व ही है। उत्तर प्रदेश में दरअसल 4 टाइगर रिजर्व हैं। अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है, बिजनौर में। कहां पर, तो ये कहां पर है, बिजनौर में है ना। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है, बिजनौर में। लिख कहां पर आया है, गोंडा लिख रहा है। प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। क्या बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व यहां पर है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व अगर बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की देखा जाए तो रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहां पर है, चित्रकूट में है। और इसका याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का, क्या उत्तर प्रदेश का अगर सवाल पूछे कि चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यूपी का चौथा जो टाइगर रिजर्व है इसका नाम क्या है। तो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कि यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो ये वाला भी डेट यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर होगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व गोंडा में। कहाँ पर, गोंडा में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी होगा। सभी बच्चों ने इसका सही उत्तर बताया है। तो गोंडा ना होके और कहाँ पर है, ये बिजनौर में। गोंडा में देखो अगर बात करें तो यहाँ पर पार्वती अर्गा आपको दिखाई देगा। क्या पार्वती अर्गा से सवाल पूछा जाना कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। उत्तर क्या होगा, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर मिलेगा, गोंडा में मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये भी ध्यान रखना है कि गोंडा मिलेगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या, ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा सी, बी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है। तो अगला कह रहा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। क्या सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये सवाल पूछा जाता है। देखो दो सवाल बनते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है और एक सवाल बनता है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर से। अगर सवाल बने कि यह बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी बड़ी लंबी नहर कौन सी है, तो इसको तुम बताओगे शारदा नहर। क्या यूपी की सबसे लंबी नहर पूछ लिया जाए तो यूपी की सबसे लंबी नहर अगर बात करें तो यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यूपी की सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो पूर्वी यमुना नहर। क्या होगा, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर के बारे में समझना, जो पूर्वी यमुना नहर है ना, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। और यहाँ पर समझना कि पूर्वी यमुना नहर के साथ क्या भाई, तो इसका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था। किसके काल में, शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था। तो याद रखना पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किसके काल में हुआ, शाहजहां के काल में हुआ था। अगर बात करा जाए तो किसके काल में, शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था। 1830 में अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवाया। क्या 1830 में किसने, अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवाया। तो ये भी सवाल बनता है कि पुनरुद्धार किसने करवाया, अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवाया 1830 में। किसने, अंग्रेजों ने इसका पुनरुद्धार करवाया। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या सी।
होगा भाई ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं, क्या शानदार तरीके से दे रहे हैं। मतलब जो चीजें हमने पढ़ाई है ना, उसमें मैं जैसे देखता हूं कि जैसे ही बच्चा पढ़ा हुआ देखता है उसका उत्तर धड़ाधड़ आता है। तो क्या बताओगे भाई? पूर्वी यमुना नहर बताओगे। और यहां से तुम देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में हमीरपुर जिले के निकट मिलती है? अब देखो, यमुना की सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे कि साहब गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यह पूछ लिया जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना। उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होगा यमुना का? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश होगा ना, ये कहाँ से होगा? तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगा सहारनपुर। कहाँ से भाई? तो सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश होगा। और सहारनपुर में एक स्थान है फैजाबाद। कौन सा स्थान? तो सहारनपुर के फैजाबाद से इसका क्या होता है? प्रवेश होता है ना। तो सहारनपुर में इसका प्रवेश कहाँ से होगा? सहारनपुर के फैजाबाद से इसका प्रवेश होगा। अगर बात करें यमुना नदी का, तो समझना मेरी बात, यमुना जो नदी है भाई साहब, इसका प्रवेश सहारनपुर से होगा। यूपी के 19 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 19 जिलों में प्रवाहित होती है। मेरी बात समझना, कुल कितने जिलों में प्रवाहित होगी? 19 जिलों में प्रवाहित होगी। अगर देखेंगे तो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, आगरा हो गया। इसके अलावा देखें मथुरा, आगरा, बटेश्वर, बटेश्वर, कौशाम्बी, ये सब किसके किनारे हैं? तो ये सभी अगर देखा जाए तो मथुरा, आगरा, बटेश्वर और कौशाम्बी, ये सभी के सभी किस नदी किनारे हैं? तो सभी के सभी किनारे हैं किस नदी के? यमुना नदी किनारे हैं। अगर बात करा जाए तो यमुना नदी कहाँ पर? तो यमुना नदी देखो, अगर हिंडन की बात करें तो हिंडन यमुना नदी में मिलती है कहाँ पर? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के आसपास। ये हिंडन भी सहायक नदी है किसकी? तो हिंडन भी सहायक नदी है, याद रखना भाई साहब, यमुना की। और गौतम बुद्ध नगर के आसपास हिंडन यहाँ पर मिलती है। इसी तरीके से अगर बात करें किसकी भाई? चंबल की, तो चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? इटावा के समीप मिल जाती है चंबल। क्या? इटावा के समीप मिल जाती है चंबल नदी यमुना में, ये भी ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए, बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। कहाँ पर? बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। अगर बात करें बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, हिंडन हो जाएगा क्या? तो गौतम बुद्ध नगर में। चंबल हो जाएगा इटावा के समीप। इसके अलावा बेतवा नदी हमीरपुर हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा जाए कि ये बताओ, चलो ये हमने बता दिया बेतवा नदी, एक सवाल यहाँ से और देखा जा सकता है। कौन सा सवाल? तो सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि साहब ये बताओ, क्या घाघरा इसकी सहायक नदी है? क्या? उत्तर होगा नहीं, घाघरा इसकी सहायक नदी है। फिर कौन सी? तो एक नदी और मिलेगी, केन नदी। और केन नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है? बांदा में। कहाँ पर? तो केन नदी यमुना से कहाँ पर मिलेगी? बांदा मिलेगी। और आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ध्यान दें, केन नदी बाबू बांदा मिलेगी। तो एक और चीज़ ध्यान रखना कि यमुना स्वयं ही प्रयागराज में मिल जाती हैं। किसमें? तो यमुना स्वयं ही प्रयागराज में मिल जाती हैं। अगर बात करा जाए तो किसमें भाई? तो गंगा में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप सभी को पता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे। क्या सभी के सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पाए होंगे? जल्दी से बता दो, समझ में आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि यह बताइए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? क्या? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? अब मेरी बात समझो, अगर पूछा जाए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? तो झांसी में। कहाँ पर है भाई? झांसी में है भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। क्या? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। कहाँ पर हुआ था? झांसी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा। झांसी में स्थापित करने के पीछे लॉजिक क्या था? झांसी में स्थापित करने के पीछे कारण ये था ना कि ज़्यादातर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो घास है, घास की प्रजाति है वो झांसी में उपलब्ध है। क्या है?
ज़्यादातर घास की जो प्रजातियां हैं वो झांसी में उपलब्ध हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में चारे की संकट हो जाती है। क्या गर्मियों में बुंदेलखंड में चारे का संकट हो जाता है? तो गर्मियों में अगर देखा जाए बुंदेलखंड में चारों की संकट की वजह से, गर्मियों में बुंदेलखंड में, गर्मियों में जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो चारे की संकट की वजह से, बुंदेलखंड में चारे की संकट की वजह से ये आपको दिखाई पड़ता है कौन सा? तो चारागाह अनुसंधान संस्थान दिखाई पड़ता है। कहाँ पर? तो क्या बताओगे भाई? ये दिखाई देगा कहाँ पर? आप बता सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा है? झांसी है ना। कानपुर में ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर बताया हुआ है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर मिलेगा? तो दलहन अनुसंधान संस्थान यह मिलेगा कहाँ पर? यह मिलेगा कहाँ पर? कानपुर में। अगर बात करें चीनी अनुसंधान संस्थान, तो चीनी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? चीनी अनुसंधान संस्थान यह मिलेगा कहाँ पर? यह मिलेगा कानपुर में। इसके अलावा अगर बात करें तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में मिलेगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसको कहेंगे? तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में हम देखते हैं किसको? कानपुर को। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में किसको देखेंगे? कानपुर को देखेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें कानपुर का, तो ये यूपी की औद्योगिक राजधानी तो है ही, इसी के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आप सभी बच्चे इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ पर मिलेगा? तो यूपी का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज अगर बात करें तो यूपी का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यूपी का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज आपको दिखाई देगा कहाँ पर? तो यह दिखाई देगा, ध्यान रखना, कानपुर में, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा, झांसी इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये हमारा सवाल है। मेरी बात समझना। अगर बात करें तो यहां पर याद रखना, भारत में सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करा जाए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? चाहे भारत पूछ ले, चाहे उत्तर प्रदेश पूछ ले, चाहे भारत पूछ ले, चाहे उत्तर प्रदेश पूछ ले, भारत अथवा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है वह कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। भारत पूछ ले या यूपी पूछ ले, सर्वाधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है ना, ये कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है भाई? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा मूलतः दो तरह की होती है, एक तो खादर और दूसरा क्या? बांगर। खादर और दूसरा क्या भाई? बांगर। जो खादर मृदा होती है, इसको समझना कि जो खादर मृदा होती है, खादर मृदा ये आपको कहाँ पर दिखाई देगी? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको खादर मृदा कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मृदा। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाए, बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? बी हो जाएगा उस प्रश्न का उत्तर, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। देखो भाई, बी को हमारे टाइपिस्ट ने सी और बी को आपस में एक्सचेंज कर दिया है, तो उसको लेके परेशान मत होना। यहाँ पर तुम देख रहे हो हमने लिखा हुआ है, ये ऑप्शन उन्होंने कलाकारी करी है, तो इसको लेकर परेशान मत होना सर बी वाला सी लिखा है या सी वाला बी लिखा है। आप समझ पा रहे हो, भावनाओं को समझ पा रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर बात करें लाल मिट्टी की, तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में क्या भाई? मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, क्या हो गया? चंदौली हो गया, दक्षिणी प्रयागराज हो गया, दक्षिणी प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर, चंदौली, दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी प्रयागराज, है ना। मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, दक्षिणी प्रयागराज हो गया। इन सभी क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई देगा? तो मिर्जापुर, चंदौली, दक्षिणी प्रयागराज, इन सभी क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा लाल मिट्टी। इसके अलावा झांसी भी इसमें पड़ता है। ऑप्शन में ज़्यादातर जो परीक्षा में जब पूछा जाता है तो झांसी ही मिलता है। तो मिर्जापुर हो गया, चंदौली, झांसी और दक्षिणी प्रयागराज, यहाँ पर कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अगर बात करें रेगुर मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी उत्तर प्रदेश में केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी। क्या? केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी। और आप सभी को पता है, क्या पता है भाई, कि रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। और ये
कपासी मृदा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? कपासी मृदा भी कहलाती है। तो काली मिट्टी अथवा कपासी मृदा इसको बोलते हैं। प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जलोढ़ मिट्टी, है ना। कोई दिक्कत भाई? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बता नहीं रहे हैं सब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सब, लेकिन बता नहीं। एक तो आपस में जो चैटिंग करने वाले हैं ना, इनको भाई साहब किसी दिन मिल जाते हैं ऑफलाइन बैचेज में, इनका हम 2 ही मुक्का मारते हैं ना। क्या कैसे कैसे मतलब चलो भाई, आपस में ही पता नहीं क्या गुलू गुलू करते रहते हैं, सब समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या मामला चल रहा है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष किस तिथि को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है? क्या भाई उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में कब मनाते हैं? अब देखो मेरी बात समझना, हम सभी पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 1937 में हमने क्या किया? तो एक प्रांत की स्थापना की। किसकी? एक प्रांत की स्थापना की, जिसका नाम हमने रखा था संयुक्त प्रांत। क्या नाम रखा था? संयुक्त प्रांत हमने नाम रखा था। संयुक्त प्रांत में चुनाव भी हुआ था 1937 में, और इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत। हालांकि उस समय प्रांतों के लोगों को मुख्यमंत्री न बोल के और प्रधानमंत्री बोला जाता था। ऐसी दशा में गोविंद वल्लभ पंत आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या? तो गोविंद वल्लभ पंत आपको दिखाई पड़ेंगे 1937 में संयुक्त प्रांत के यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, है ना। इसके बाद समझना, अगर बात करें तो 1937 की ये जो सरकार बनी थी, 28 मार्च चली 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और संयुक्त प्रांत की यह जो सरकार है समाप्त हो गई। हम आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? तो 24 जनवरी 1950 को हमने नाम परिवर्तित किया और इसका नाम रख दिया क्या? तो 24 जनवरी 1950 को नाम परिवर्तित करते हुए हमने इसका नाम रखा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और मेरी बात समझना कि उत्तर प्रदेश के इसी में अवसर पर हम 24 जनवरी को हर साल मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। हालांकि प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो ये तुम नोट करोगे कि प्रथम बार जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था ना, प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस यह मनाया गया था कब? तो प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस याद रखना है कि यह मनाया गया था कब? प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस यह मनाया गया था 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। क्या? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। तो याद रखना, प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी 2018 को। 24 जनवरी 1950 को अगर बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश की स्थापना की थी एक राज्य के रूप में। उस समय राज्यपाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे होरम सजी फिरोज शाह मोदी। क्या? होरम सजी फिरोज शाह मोदी। तो HP मोदी जिन्हें कि होरम सजी फिरोज शाह मोदी कहते हैं, होरम सजी फिरोज शाह मोदी, यह किसको बोलते हैं? तो SP मोदी को बोलते हैं। होरम सजी फिरोज शाह मोदी ये उस समय क्या थे? राज्यपाल थे। कौन थे? तो यह उस समय राज्यपाल थे। ये वाला डेटा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या? ये वाला डेटा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब नाम परिवर्तित हुआ तब कौन थे? तो SP मोदी थे। एक आध सवाल और यहाँ से बनते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम रूप से पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन हुआ था ना, कौन सा अंतिम पुनर्गठन हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम पुनर्गठन ये कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम पुनर्गठन अगर पूछा जाए तो याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन था ये भाई साहब कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम पुनर्गठन याद रखना भाई साहब नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था, जब इससे उत्तराखंड, इससे 13 जिलों को काट करके और उत्तराखंड की बात करें तो ये अलग हो गया था, है ना। तो अंतिम रूप से जो अगर बात करें उत्तराखंड, ये पुनर्गठन कब हुआ? तो नवंबर वर्ष 2000 में, है ना। ये भी याद रखना। तो यहाँ पर 24 जनवरी हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। जल्दी से कमेंट कर बताओ बाबू कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? क्या बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कि बिहार स्थापना दिवस यह कब सेलिब्रेट किया जाता है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो बिहार स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी। अगला है उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा बनाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा बनाते हैं? अब देखो, अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो याद रखना सर्वाधिक राज्यों से
सीमा बनाता है, सर्वाधिक राज्य से सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक राज्य से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कौन? सर्वाधिक राज्य से सीमा कौन बनाता है? तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश साहब 8 राज्यों से सीमाएं बनाता है। कितने? 8 राज्यों से सीमाएं बनाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है। और कितने राज्य हैं? 8। सबसे ज़्यादा किससे सीमा बनाता है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। क्या भाई? सबसे ज़्यादा किससे सीमा बनाता है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से। कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश से? 11 जिले। सबसे कम किससे बनाता है? तो सबसे कम बनाता है किससे? सबसे कम पूछ लिया जाए तो सबसे कम बनाता है हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला सीमा लगता है। कौन सा? तो ये हो जाएगा सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। तो हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला सीमा बनाता है और इसका नाम क्या है? सहारनपुर। इसी तरीके से अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि ये बताओ, यहाँ पर सवाल पूछा जाए, सबसे ज़्यादा हमने बता दिया मध्य प्रदेश, सबसे कम हमने बता दिया हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर अगर देखा जाए तो ये क्या है? तो सब एकमात्र जिला है जो सीमा बनाता है। अगर पूछ लिया जाए बिहार से, तो बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले। किससे भाई? बिहार से सीमा बनाते हैं कितने जिले? 7 जिले। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। सहारनपुर हम जब भी पढ़ाते हैं तो हमने पढ़ाया है कि सहारनपुर साहब 3 राज्यों से सीमाएं बनाता है। कितने? 3 राज्यों से सीमाएं बनाता है ना? तो याद रखना इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। चलो भाई, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो बच्चे कमेंट करें झारखंड और छत्तीसगढ़, ये केवल सोनभद्र से ही सीमा बनाते हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये केवल सोनभद्र से ही सीमा बनाते हैं। याद रखना, केवल किससे? सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये किससे सीमा बनाते हैं? केवल और केवल सोनभद्र से सीमा बनाते हैं। और इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, 7 जिले। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो मेरी बात समझना कि कौन सा एक सही सुमेलित है। दादरी जो विद्युत केंद्र है ये गाजियाबाद लिखा है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है भाई? गौतम बुद्ध नगर में है। ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ऊंचाहार बरेली लिख रहा है। ऊंचाहार होगा कहाँ? रायबरेली में। ऊंचाहार कहाँ पर है? रायबरेली में है। ऊंचाहार कहाँ से है? रायबरेली में है। अगर बात करें सिगरौली तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सही क्या है भाई? सिगरौली ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है ना। कहाँ पर मिलेगा? सोनभद्र में मिलेगा। तो बहुत आप देखेंगे पॉपुलर है सिंगरौली। वैसे भी कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या? कोयला उत्पादन के लिए लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश में। और ये ताप विद्युत गृह है तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी हो जाएगा। सिगरौली ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पर मिलेगा? सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। इसके बाद मेरी बात समझना, अगर बात करा जाए ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले उत्पादन के लिए। किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर बच्चे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है सही, जो ऑप्शन सी है, सिंगरौली। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अब देखो भाई, उत्तर प्रदेश अगर बात करें, सड़कों का सर्वाधिक संजाल कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में। क्या? अगर पूछा जाए बताइए सर्वाधिक सड़कें भारत के किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक सड़कें अगर पूछ लिया जाए भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर मिलेंगी? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक सड़कें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर पूछा जाए ये बताइए सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे अगर सवाल बन जाए तो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे अपने को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देखो सर्वाधिक लंबी जो सड़कें हैं ये कहाँ पर मिलेंगी? महाराष्ट्र में। लेकिन सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहाँ पर मिलेंगी? तो उत्तर प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि ये बताइए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में। ऑब्वियस है कि राजधानी में ही इसका मुख्यालय मिलेगा। तो क्या बताओगे? लखनऊ में, है ना। तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, वर्ष 1972। और मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लखनऊ होगा इस प्रश्न का उत्तर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बता भी रहे हैं। अगर पूछा जाए ये बताओ कि कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान, ये जो सड़क परिवहन विभाग है इसका कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना अगर कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान इसका पूछ लिया जाए तो कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान यह कहाँ पर मिलेगा? तो कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान ये मिलेगा कहाँ पर?
तो कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान यह कहाँ पर मिलेगा, तो ये बता सकते हो कानपुर में, है ना, कानपुर में है। ये सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं। अगर तुमसे पूछ ले भारत में उत्तर प्रदेश में पहला रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, तो रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी 1813 में, 1859 में। रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, 1859 में। कहाँ से कहाँ तक, प्रयागराज से कानपुर, प्रयागराज से कानपुर इसकी शुरुआत की गई थी। प्रयागराज से कहाँ, कानपुर। अगर पूछा जाए पहला जो हवाई सेवा इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1911 में पहला हवाई सेवा शुरू किया गया था यूपी में, इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी ये पहली हवाई सेवा शुरू की गई थी, ये भी ध्यान रखना, इलाहाबाद से नैनी। और इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1972। क्या, डी हो जाएगा 1972। और बच्चा लोग एकदम सही बता रहे हैं, क्या एकदम सही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या बोलते हैं। देखो भाई, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मई जून में चलने वाली पश्चिमी हवाओं को दरअसल अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर जाना जाता है किस नाम से, लू के नाम से। क्या, यहाँ पर जाना जाता है किस नाम से, लू के नाम से। अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं, तो इसी को पश्चिम बंगाल में हम जानते हैं काल बैसाखी के नाम से। पश्चिम बंगाल में किस नाम से, काल बैसाखी नाम से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर तुम क्या बताओगे, यूपी में किस नाम से जाना जाएगा, तो यूपी में जाना जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी, है ना। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला कह रहा है कि लाल मृदा के बारे में निम्न में से दिए गए कथनों में कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ये चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। लाल मिट्टी की बात करें, पहला ये जो लाल मृदा है साहब, लाल मृदा है, सवाल क्या पूछ रहा है, लाल मृदा। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। तो यहाँ पर याद रखना, झांसी, मिर्जापुर, चंदौली। मिर्जापुर, झांसी, दो ऑप्शन तो खूब मिलते हैं, तो झांसी और मिर्जापुर में तो यह पाई जाएगी। क्या, झांसी और मिर्जापुर में तो यह पाई जाएगी। इसके अलावा प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। तो ऑप्शन संख्या ए तो सही है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल चट्टानों के टूटने से हुआ, ये भी सही है। तो ये भी क्या बताओगे, ऑप्शन बी, ये भी सही है। यह मिट्टी दलहन और तिलहन के लिए, अरे भाई लाल मिट्टी दरअसल दलहन और तिलहन यहाँ पर उपयुक्त रूप से होता है। क्या, यहाँ पर दलहन और तिलहनी फसलें तो होती ही हैं, तो ये गलत है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। डी क्या कह रहा है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव तत्वों की कमी पाई जाती है, ये सही है। तो ये दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त है और यही ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है ना। क्या बताओगे, सी ऑप्शन बताओगे बच्चों, गलत है। बाकी सब सही दिखाई दे रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। अब देखो उत्तर प्रदेश में एक नहर है, शारदा नहर। कौन सी नहर है, शारदा नहर। शारदा नहर का उद्गम कब हुआ, 1920 से 28, 1920 से 28 में आपको दिखाई देगा शारदा नहर ये निर्माण हुआ था। यूपी की सबसे लंबी नहर है। क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है ये, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण, शारदा नहर की बात करें तो इसी पर खातिमा शक्ति विद्युत केंद्र भी यहां पर चालू है। तो प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, खातिमा शक्ति ये केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ चलते हैं। अगला है निम्नलिखित फसल समूहों में किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। कौन सी फसलें हैं जिनमें यूपी टॉपर है, ये हमसे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी फसल है जिसमें अगर बात करें तो यूपी टॉपर है। अब देखो उत्तर प्रदेश में देखो भाई, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही बात है। गेहूं का क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। आलू का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, गन्ना का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आंवला का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अमरूद का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अमरूद का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, आम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये जो फसलें हैं देखो, चने का सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं होता, ये वाला गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा। फिर बचा क्या, आलू, गन्ना, आंवला, गेहूं, ऑप्शन संख्या बी, है ना। गेहूं, जौ, मूंगफली का उत्पादन अपने यहाँ नहीं होता है भाई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगर बात करें तो भाई साहब पहली चीनी मिल, चूंकि गन्ने की चर्चा कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि पहली जो चीनी मिल लगी थी 1903 में प्रतापपुर देवरिया में लगी थी। कहाँ पर, 1903 में प्रतापपुर देवरिया में पहली चीनी मिल लगी थी।
तो ये वाला भी डेटा याद रखना कि 1903 में प्रतापपुर देवरिया में अगर बात करें तो चीनी मिल लगाई गई थी, है ना। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? कराची अधिवेशन में हुआ था। महात्मा गांधी को देखने के लिए पहली बार पैसे लगे थे, काला झंडा भी इसमें दिखाया गया था, और गांधी जी ने इसी अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो अगर कोई पूछ ले साहब ये बताइए कौन से अधिवेशन में ये कहा गया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, तो कौन सा अधिवेशन था? अधिवेशन हो जाएगा कौन सा? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये इन्होंने कहा था कौन सा अधिवेशन में? तो यह कहा था इन्होंने, सरदार पटेल ने महात्मा गांधी ने 1931 कराची अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और ये कब रही थी? 1925 में। अधिवेशन कहां पर हुआ था? कानपुर में। तो अधिवेशन कहां पर हुआ? कानपुर में। 1925 कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने 1938 और 39 दो बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1948 हरिपुरा अधिवेशन और 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 ये हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने 1937 और 1936 दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या डी, है ना। बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए कि ये बताइए जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो उसको भी नोट कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी सवाल बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने 1929 में सर्वप्रथम लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस कौन से अधिवेशन की? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या डी, है ना। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ चलते हैं, अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब हुआ था? अब देखो, अगर पूछा जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था, केवल ये शब्द पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ, तब तुम उत्तर बताओगे 1920 में। कहां पर? ताशकंद में। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में प्रथम सम्मेलन हुआ था 1920 में, है ना। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पहला सम्मेलन हुआ था 1920 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये बताओ भारत में पहला सम्मेलन, तो दिसंबर 1925 कानपुर में हुआ था। कब? दिसंबर 1925 कानपुर में इसका अब देखेंगे तो यहाँ पर अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दिसंबर 1925। क्या? दिसंबर 1925। और यहाँ पर देख सकते हो पहला सम्मेलन हमने चर्चा कर लिया। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? उत्तर प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो दक्षिण पूर्वी सीमा है ये किससे मिलती है? भाई दक्षिण पूर्वी सीमा पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार से, पश्चिम बंगाल से तो सीमा ही नहीं मिलती है। फिर कह रहा है नेपाल और तिब्बत से, ये भी फिर मतलब कैसे बताया जाए? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, और झारखंड और छत्तीसगढ़ से। अगर बात करें दक्षिण की बात करें तो दक्षिण पूर्वी सीमा की बात करें तो दक्षिण पूर्वी सीमा याद रखना मध्य यहाँ पर झारखंड से मिलेगी और किससे? छत्तीसगढ़ से। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, है ना। आप सभी को पता है भाई कि पूर्वी जिला है ये बलिया है। पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। और बलिया की सीमा बिहार से लगती है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र की सीमा वैसे 4 राज्यों से लगती है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार से और किससे आप बता सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर बात करें तो उत्तरी जिला है सहारनपुर। क्या है? उत्तरी जिला अगर पूछ लिया जाए तो उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। उत्तरी जिला हो जाएगा क्या? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं सोनभद्र। पूर्वी और पश्चिमी पूछ लोगे तो क्या बताओगे? पश्चिमी हो जाएगा क्या? शामली। तो पश्चिमी जिला हो जाएगा क्या? शामली हो जाएगा, है ना। पश्चिमी क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। चलो भाई, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या? ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ था? मुंशी प्रेमचंद से बहुत सारे सवाल बनते हैं।
मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। इनको नवाब राय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नवाब राय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद का, तो मुंशी प्रेमचंद से सवाल बनता है कि भाई साहब इनको कलम का सिपाही कहते हैं। हालांकि कलम का सिपाही जो रचना है वो इनके पुत्र की रचना है अमृत राय की, लेकिन अगर पूछा जाए कलम का सिपाही किसको कहते हैं तो क्या बताओगे? मुंशी प्रेमचंद को। अगर पूछा जाए साहब सेवा सदन इनकी प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 में। 1936 में। नमक का दरोगा भी इनकी रचना है। किसकी? नमक का जो दरोगा है इन्हीं की रचना है। नमक का दरोगा इन्हीं की रचना है। मानसरोवर किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है मानसरोवर, है ना। तो याद रखना भाई, सेवा सदन, गोदान, नमक का दरोगा और मानसरोवर। अगर पूछा जाए अंतिम उपन्यास इनका कौन था, तो अंतिम उपन्यास अथवा अधूरा उपन्यास की अगर हम चर्चा करें तो यह था मंगलसूत्र। क्या था? अंतिम उपन्यास अथवा अधूरा उपन्यास की चर्चा करें तो यह क्या था? मंगलसूत्र था। क्या था भाई? मंगलसूत्र इनका अंतिम अथवा अधूरा उपन्यास था। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ, तो याद रखना मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था यह हुआ था कब, तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद का जन्म अगर बात करें तो ये हो जाएगा कहाँ पर भाई, तो वाराणसी में। ऑप्शन संख्या क्या? डी हो जाएगा, वाराणसी के लमही में, है ना। और बचपन में कहानियों में भी आप सबने पढ़ा होगा ये कि वाराणसी में कहाँ पर, तो वाराणसी के लमही में इनका जन्म हुआ था। तो प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, है ना। और बहुत बढ़िया। अधूरा उपन्यास, हाँ भाई देख लो अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास क्या बताओगे? मंगलसूत्र बताओगे। नमक का दरोगा, मानसरोवर, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो नमक का दरोगा और मानसरोवर ये सब जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की है। सेवा सदन भी देख सकते हो, गोदान भी देख सकते हो। गोदान की रचना कब हुई थी? 1936 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की अगर बात करी जाए कि उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखना भाई उत्तर प्रदेश में उर्दू, देखो दूसरी राजकीय भाषा है। क्या है? यूपी की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। कब से है? तो 1989 से है। और उर्दू के प्रशिक्षण संस्थान की बात करें कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगर बात करें रामपुर में तो यहाँ पर क्या मिलेगा? रजा लाइब्रेरी। रजा लाइब्रेरी कहाँ पर है? रामपुर में है। और अगर बात करें तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी कहाँ पर है? तो रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? तो रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर मिलेगा? रामपुर में, है ना। तो रजा लाइब्रेरी और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों कहाँ पर मिलेगा? तो रामपुर में मिलेगा। इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? सी। अगला कह रहा है कि स्कंदगुप्त का उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख अवस्थित है? तो स्कंदगुप्त जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। क्या? स्कंदगुप्त जिन्होंने किसको पराजित किया था? हूणों को पराजित किया था। इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है कि इनका अभिलेख कहाँ पर मिलेगा? गाजीपुर मिलेगा। इसके अलावा गाजीपुर से और क्या क्या ध्यान रखना है, तो प्रथम अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। पहली अफीम फैक्ट्री ये कहाँ पर है? गाजीपुर में है। तो एक सवाल ये भी बनता है साहब, पहली अफीम फैक्ट्री कहाँ पर मिलेगी? गाजीपुर मिलेगी पहली अफीम फैक्ट्री। इसके अलावा गाजीपुर में याद रखना, पहली अफीम फैक्ट्री के बाद हमसे पूछ लिया जाएगा, ये बताइए गाजीपुर में किसका मकबरा है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। किसका भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ना, ये कहाँ पर है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ये आप देखेंगे कहाँ पर है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ये गाजीपुर में। प्रथम अफीम फैक्ट्री भी बता सकते हो, प्रथम अफीम फैक्ट्री कहाँ पर मिलेगी? तो ये गाजीपुर में हो जाएगा। और इसके बाद गाजीपुर में अगर बात करें एक और सवाल की, क्या एक और सवाल हमसे पूछा जाएगा, ये बताइए जूट वाल हैंगिंग कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? तो जूट वाल हैंगिंग ये कहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? क्या बताओगे? जूट वाल हैंगिंग यह कहाँ का है भाई? तो ये हो जाएगा गाजीपुर में, है ना। तो इसको बता सकते हो स्कंदगुप्त का जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो गाजीपुर में। गाजीपुर को ध्यान रखना लहुरा काशी भी बोलते हैं। क्या? लहुरा काशी भी बोलते हैं। तो लहुरा काशी बोलते हैं गाजीपुर को, या छोटी काशी बोलते हैं, काशी की बहन बोलते हैं किसको? गाजीपुर को। तो इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी होगा। क्या? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? तो याद रखना अगर पूछा जाए कि अमरावती
पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास संस्थान कहाँ पर मिलेगा? तो इसको तुम ध्यान रखोगे कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी। लेकिन मेरी बात समझना, अगर पूछा जाए प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो प्रथम जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है इसको समझ लेना कि पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है भाई? प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय यह आपको दिखाई देगा कहाँ पर? इलाहाबाद, चित्रकूट में, है ना। एक और दिव्यांग विश्वविद्यालय है शकुंतला देवी। क्या नाम है? शकुंतला देवी पुनर्वास। ये भी दिव्यांग अनुसंधान संस्थान में से एक है और ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इसको भी ध्यान रखना है, यह कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में, है ना। इस प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में साहब किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? पूर्वी है, बुंदेलखंड है, मध्य उत्तर प्रदेश है, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता कहाँ पर मिलेगी? प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगी। कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगी। क्या बताओगे? ऑप्शन संख्या डी। क्या? ऑप्शन संख्या डी। अगर पूछा जाए साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो जिले भी यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, 30 हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 28, 30, 58। बुंदेलखंड में 7, 65 और मध्य उत्तर प्रदेश में कितने? तो 10। कुल कितने जिले हो जाएंगे? 75 हो जाएंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28, बुंदेलखंड। इसमें पूछा जाए सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक सबसे कम विकसित जो क्षेत्र है ये कौन सा है? सबसे कम विकसित जो क्षेत्र है इसकी बात करें तो सबसे कम विकसित क्षेत्रों में अगर चर्चा करा जाए तो यह मिलेगा कौन सा? सबसे कम विकसित क्षेत्र मिलेगा बुंदेलखंड, है ना, याद रखना। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र अगर बात करा जाए तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? देखो भाई, रामसर स्थलों की बात करें तो रामसर स्थल धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं और अभी कितने रामसर स्थल हैं? 80 रामसर स्थल हैं। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो अभी कितने हैं? 80 रामसर स्थल हैं। एक बात समझना, 80 रामसर स्थलों में से 10 कहां पर हैं? तो यूपी में हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर पूछा जाए, चलो भाई उत्तर प्रदेश में 10 बता दिए हमने, सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर मिलेंगे? सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है ये कहां पर हैं? तो ये मिलेंगे कहां पर? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहां पर मिलेंगे? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात करें तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, जिसकी वजह से हम 2 फरवरी को हर साल मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं कब से? 2 फरवरी को। तो ये वाला डेटा भी अपने को याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी, है ना। बहुत बढ़िया। चलो भाई सभी बच्चे ध्यान दो, ये कमेंट करके बताओ एक प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? यूपी का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बता दो। उत्तर प्रदेश का प्रथम रामसर स्थल कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा था? आगे बढ़ते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सवाल बन रहा है कि साहब फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? क्यों चर्चा में रहती है फुलहर झील? इसके बारे में अगर बात करें तो फुलहर झील भाई साहब पीलीभीत में है। कहां पर है? पीलीभीत में। यहां से किसका उद्गम होता है? गोमती नदी का उद्गम होता है। तो अगर पूछा जाए गोमती नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? फुलहर झील से। गोमती नदी का जो उद्गम आपको दिखाई पड़ेगा ये कहां पर दिखाई देगा? तो गोमती नदी का उद्गम होता है फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील से। इसके बाद याद रखना, अगर सवाल बने कि ये बताओ
फुलहर झील है कहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी से 2-3 सवाल और नोट कर लेना। गोमती नदी से जो 2-4 सवाल हैं उनमें देखा जाए तो उनमें क्या क्या बताओगे। अगर बात करें इसके किनारे यूपी के 3 बड़े शहर हैं, कौन कौन से, जौनपुर इसी किनारे हैं, जौनपुर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो अपनी प्यारी राजधानी लखनऊ है, सीतापुर है और सुल्तानपुर है, सीतापुर और सुल्तानपुर है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न जिलों का दक्षिणी क्रम निकालते रहिए। दक्षिणी क्रम अगर मैप को देखोगे ना उत्तर प्रदेश का, क्या मैप को देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही, इन्हीं का क्रम दक्षिण में होता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैप वर्क का सवाल है, टफ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। इसमें को बता सकते हो क्या, तो ऑप्शन संख्या बी बता सकते हो क्या, सिद्धार्थ नगर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। देखो इससे सवाल बनते हैं 2-3। पहला अगर पूछा जाए भाई यहाँ पर जो दे रहा है सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने क्या किया था, तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्या सारनाथ में अगर पूछा जाए साहब प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो क्या बताओगे, सारनाथ में। अगर पूछा जाए बताओ अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था, कहाँ पर दिया था, तो अंतिम उपदेश तुम बताओगे कुशीनगर में। या महापरिनिर्वाण की जो स्थली है ये कहाँ पर है, तो महापरिनिर्वाण की जो स्थली है ये कहाँ पर मिलेगी, तो महापरिनिर्वाण की जो स्थली है ये कहाँ पर मिलेगी, क्या बताओगे, तो ये बताओगे कुशीनगर में। वैशाली में सर्वाधिक जो वर्षा ऋतु है, क्या सर्वाधिक जो वर्षा ऋतु है, सर्वाधिक जो वर्षा ऋतु है ये कहाँ पर बिताई थी, तो वैशाली में। सॉरी, अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, वैशाली में। सर्वाधिक वर्षा ऋतु अगर पूछ ले तो तुम क्या बताओगे, श्रावस्ती में। इसको सही कर लेना, सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पर, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षा ऋतु है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना। क्या बी हो जाएगा, वैशाली होगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। जैन विद्या शोध संस्थान की बात करें तो यूपी के किस नगर में है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो जैन विद्या शोध संस्थान यूपी में कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है साहब जैन विद्या शोध संस्थान, है ना। चलो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है। क्या कौन सी जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा है, तो कठारिया, डिगोरा तथा राणा ये किस जनजाति की हैं, तो थारू। कौन सी, थारू जनजाति की। थारू को आपने हम सभी ने पढ़ाया है कि कहाँ पर निवास करती हैं, तराई क्षेत्र में। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में निवास करती हैं थारू जनजाति। याद रखना कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके बाद अगर बात करें तराई क्षेत्र में निवास करती हैं तो याद रखना भाई दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। दीपावली किस रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करती हैं। एक भोज होता है लठभरवा भोज, लठभरवा भोज का आयोजन किया जाता है किसके द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा। और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, थारू जनजाति। आगे बढ़ते हैं, अगला है मिलान करना है कुछ महाजनपदों का। क्या मिलान करना है कुछ महाजनपदों का। अगर बात करें देखो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी में क्या हो जाएगा, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। फिर कोसल महाजनपद की बात करें तो श्रावस्ती थी, तो श्रावस्ती यहाँ पर नहीं दिया गया। दूसरी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, तो बी का कर लेना फर्स्ट। पांचाल महाजनपद बरेली और बदायूं फर्रुखाबाद ये तीनों मिलेंगे, तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और मल्ल महाजनपद कुशीनगर के आसपास, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये तुम देख सकते हो 2 1 4 3 जहाँ पर भी दिख रहा है वही है। क्या 2 1 4 3 कहीं दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं और अंतिम है आल्हा और उदल किससे संबंधित है। ऑलरेडी आल्हा उदल के बारे में बहुत सारा डिस्कस मैं कर चुका हूँ कि आल्हा उदल भाई साहब कहाँ पर, तो आल्हा उदल से ध्यान रखना कि ये कहाँ संबंधित है, महोबा से। और आप सभी को पता है कि आल्हा एक गायन शैली है। क्या भाई, आल्हा एक गायन शैली है। और आल्हा ये जो गायन शैली है कहाँ पर, तो बुंदेलखंड में लोकप्रिय है, खासकर महोबा में।
है ना। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। तो इस तरीके से आज का सेशन समाप्त हुआ बाबू। लेकिन आप सभी को पता है कि होली चल रहा है। क्या होली चल रहा है? बच्चों को हमेशा त्योहारों का इंतजार होता है। एक साहब त्यौहार है, तो त्यौहार में आपके लिए हमारे लिए गिफ्ट क्या है, या त्यौहार में हमारे लिए जो सेल लगी हुई है वो है क्या। तो देख सकते हो त्योहारों में जो अपना सेल है या अपनी जो आप सभी के लिए उत्कर्ष परिवार कुछ ना कुछ हर त्यौहार में लेकर आता है। तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। क्या है? 90% तक का डिस्काउंट है, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तो बाबू इस यहाँ पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से जो चल रही है पहल होली का, इसका भी आप लोग लाभ लीजिए। आप सभी को और अपने मित्रों को, दोस्तों को, साथियों को भी बताइए कि देखिए यहाँ पर कंटेंट से समझौता नहीं होता है, मेहनत से पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर ये जो डिस्काउंट चल रहा है इसके बारे में बताते चलें। और बच्चे अपना ख्याल रखें, खूब बढ़िया से रहें, तैयार रहना है शाम को। आज शाम को क्या करेंगे, तो मार्च के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मान के चलिए कि 15-16 मार्च तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को रिवाइज कराएंगे। तो आज शाम को भी सभी बच्चे नहा धो के तैयार रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रहिए, होली में बच बचा के रहिए, है ना। और कोई ऐसा कांड न कर दीजिए जिसकी वजह से होली खराब हो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें साथियों। आप सभी से मिलते हैं शाम को 7 बजे। धन्यवाद आप सभी का।